नमस्कार दोस्तों। मार्केट में बहुत कुछ उठापटक चल रही है और 25,000 निफ्टी का लेवल चार पांच बार टेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आ जाता है। बार क्यों हो रहा पता नहीं। और एफआईएस का आज का आंकड़ा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर आपने देखा होगा कि यानी 27 मई को बहुत बिकवाली हुई, गिरावट हुई, लेकिन एफआईआईस नेट बायर ही थे। बेचे नहीं तो बेचा किसने, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ऐसे तमाम मन जो आपके सवाल हैं इस समय, उनका उत्तर जानने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान सुनील जी जुड़ चुके हैं। सुनील सुब्रमण्यम सर, आप सब लोग इनको पहचानते हैं और इस समय सिंगापुर की सैर कर रहे हैं सर अपने ग्रैंड डॉटर के पास, राइट सर? ग्रैंड सन, डॉटर के ग्रैंड सन के पास, डॉटर डॉटर के पास ग्रैंड सन, ट्विन ग्रैंड सन। ओके। तो सर, ये जो मार्केट में हो रहा है, तो पहले समझाइए हो क्या रहा है। मतलब एक कदम चलता फिर पीछे आता, फिर चलता फिर पीछे आता, ये चक्कर क्या है? ये चक्कर ये है कि पहली चीज कि जो एफआईएस, जो शॉर्ट टर्म एफआईएस, ये हेज फंड्स जो है, जिन्होंने अप्रैल के मिडिल से अंदर मार्केट में घुसता था ना, तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ गई है यूएस में और जापान में। जनरली जापान में जो येन कैरी ट्रेड पहले हुआ करता था वो अभी उतना लेवल नहीं है क्योंकि जापानीज इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ गए हैं, मगर फिर भी एक तो शॉर्ट टर्म में जो उन्होंने पैसा लगाया उनके लिए जब कॉस्ट बढ़ती है वो सब फ्लोटिंग रेट पे होता है उनका, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो जैसे यूएस में ये डाउनग्रेड के कारण और डेटा के कारण आपको उधर यील्ड्स बढ़ने लगी तो उनको ऊपर असर पड़ा और उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। बट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म एफआईआईएस जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड वो खरीद रहे हैं इसलिए। मगर क्या होता है कि इन बीच के आप सोचोगे कि अरे यार ये बेच रहे हैं और ये खरीद रहे हैं और नेट एफआईआई पॉजिटिव है तो मार्केट क्यों गिर रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति एक प्राइस पॉइंट पे खरीदता है। तो हेज फंड्स बेचते हैं तो उस टाइम में वो खरीदारी नहीं कर रहा है, वो गिरने, जब वो बेचते हैं तो गिरता है तो वो गिरने के बाद आके खरीदता है। तो आपको एंड ऑफ द नेट नंबर दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, पर जिसने खरीदा उसने अपने लेवल पे खरीदा और जिसने बेचा उसने प्रॉफिट। तो ये एक फैक्टर है। सेकेंड चीज ये है कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है। जैसे डोमेस्टिक्स की बात करें तो अप्रैल में उन्होंने ज्यादा खरीदारी नहीं की, तो अप्रैल एंड तक अगर आंकड़े देखें आप तो पूरा महीना का जो म्यूचुअल फंड का एक एग्जांपल लीजिए, पूरे महीने में 25,000 करोड़ एडिशनल आया था, पूरा का पूरा कैश बैलेंस 25,000 बढ़ गया था। यानी उन्होंने फ्रेश कैश जो आया उनको अप्रैल में उन्होंने डिप्लॉय नहीं किया। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक के लिए खास चीज था कि मुझे अर्निंग सीजन स्टडी करना है, क्योंकि जो निवेशक पैसा दे रहे हैं डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स को ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप में दे रहे हैं या फ्लेक्सी कैप में दे रहे हैं, जहां पे मिड एंड स्मॉल कैप का भी एक एलोकेशन होता है। तो वहां पे उनको ये अर्निंग सीजन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि 2 क्वार्टर से अर्निंग्स ठीक नहीं रही और ये वाला क्वार्टर भी उतना ठीक नहीं रहा। मगर जो उनको एक गाइडेंस की जरूरत थी कि आने वाले दिन कैसे दिख रहे हैं, उसके लिए वो इंतजार कर रहे थे कि उस गाइडेंस के बाद हम जजमेंट लेंगे और फिर खरीदारी करेंगे। इसलिए अप्रैल में उन्हें ज्यादा, बट मई में डोमेस्टिक्स ने खरीदना शुरू किया क्योंकि एंड ऑफ द अर्निंग सीजन हो गया, एक क्लैरिटी मिल गई। बट डोमेस्टिक फंड मैनेजर भी वही सेम चीज जो मैंने लॉन्ग टर्म एफआई के बारे में कहा, वो भी गिरावट के लिए इंतजार करते फिर आके खरीदते हैं। इसलिए वॉलिटी आपने कहा ना 25,000 पे अटक गई है क्योंकि एक आपको वो एवरेज है 25,000, मगर हर एक सेक्टर का एक वैल्यूएशन की चीज होती है जहां पे सेक्टर, अब सेक्टर रोटेशन में भी होता है कि उनको कहीं पे उनको प्रॉफिट बुक करना होता है तो उधर बुक करते हैं और किसी और सेक्टर में आके खरीदारी करते हैं। जैसे आईटी की देख लीजिए, 6 महीने की बात करें, क्यों मैं 6 महीना ट्रैक कर रहा हूं क्योंकि बिकवाली एफआईएस की लास्ट सितंबर में शुरू हुई थी। तो ये लास्ट सितंबर की बात करें तो पूरा डाउन मार्केट था, उसके बाद वापसी हुई ना, तो 6 महीने का रिटर्न से एक आपको महीना लग सकता है कि मार्केट में क्या हुआ। और वहां पे देखे तो निफ्टी का मेरा मानना है कि कहीं 2% का रिटर्न था 6 महीने का, मगर आईटी सेक्टर का 14% नेगेटिव है। राइट, तो सब लोग आईटी में प्रॉफिट बुक कर रहे थे क्योंकि तब माहौल जब था कि एक डॉलर का भी, जब ट्रंप की वापसी हुई थी, राइट,
जब तब अमेरिकन मार्केट चल रही थी और अमेरिकन कॉर्पोरेशन को टैक्स कट मिलेंगे, एक ट्रम्प रैली शुरू हुई थी, तो उस रैली में आईटी शामिल था, तो बहुत लोगों ने जाके आईटी खरीदारी करी। उसके बाद स्टोरी जब आई कि डॉलर अभी वीकन हो रही है, तो एक जो टेल विंड आईटी के लिए डॉलर स्ट्रेंथनिंग, रुपी वीकनिंग था, वो चला गया। सेकेंड, अगर टैरिफ की बात आ गई तो अमेरिकन कंपनीज की बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स घट गई, तो शायद आईटी में ज्यादा बिजनेस उतना नहीं बढ़ेगा, कोई आईटी पे ज्यादा खर्चा नहीं करेगा, तो आईटी बेचने लगे। तो ये प्रॉफिट बुकिंग आप देख रहे, तो वहां पे बुकिंग हुआ, पैसा कहाँ गया? प्राइवेट बैंक फॉर एग्जाम्पल। सडनली आपको एक आरबीआई रेट कट का माहौल दिख रहा है, कैश इन हैंड्स ऑफ पीपल ड्यू टू बजट की टैक्स कट, लिक्विडिटी भी आरबीआई ने बहुत फैला दिया, तो प्राइवेट बैंक सडनली अट्रैक्ट, तो वहां पे सेक्टर रोटेशन। पर हर सेक्टर रोटेशन पे होता है कि एक गिरावट, उसके बाद खरीदारी, गिरावट, खरीदारी, तो इसीलिए मार्केट एक ही लेवल पे अटक जाता है, क्योंकि वो गिरने के बाद जब खरीदते हैं वापस उसी लेवल पे आता है। तो ऐसा नहीं कि 25,000 का कोई खास एक मीनिंग है, इंडिविजुअल सेक्टर्स का एक मीनिंग होता है, इंडिविजुअल कंपनीज का एक मीनिंग होता है, वही आपको दिख रहा है। तो यही कहते हैं मार्केट का एक कंसोलिडेशन फेज है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत अब है इंडिया के बाहर, क्योंकि अमेरिका के बारे में डाउनग्रेड के कारण सोच रहे हैं, उधर रशिया यूक्रेन में भी बहुत नजदीक आए एक सॉल्यूशन, और अभी वापस उधर वॉर फैल रहा है, तो अनसर्टेनिटी तो जारी है। और एफआईएस की तरफ से ये एक क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी उनको, क्योंकि एक चीज है कि उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग, जैसे मैंने कहा, बट सेकेंड, कुछ एफआईएस होते हैं जो अगर डेट में उनको 10 साल में 4.5%, 30 साल में 5% मिल रहा है बिना कोई रिस्क उठाए, तो सोच रहे हैं क्यों ना हम डेट खरीदें, क्योंकि अमेरिका थोड़ी ऐसे डिफॉल्ट करने वाली है, कितना भी आप कुछ भी खराब कहें, वो डिफॉल्ट वाला स्टेटस तो नहीं होने वाला है। तो कुछ लोग अपने इक्विटी से डेट की एलोकेशन भी करा रहे हैं शायद। सर यहाँ पे जो दो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लेके आए हैं, एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने शुरुआत में कहा जापान वाली बात, यूएस का भी बॉन्ड यील्ड आप देखें, जापान का देखें, और दुनिया के और जो बड़े देश हैं, क्या ये एक फिर से वो वाली प्रॉब्लम हो रही कि बॉन्ड यील्ड बहुत ज्यादा है तो एफआई के पैसा लौट सकता है? 4.5 यूएस में चली रही है और नीचे नहीं आ रही, डेट वहां पे कम होने की कुछ तरीके दिख नहीं रहे हैं, क्या ये एक पोटेंशियल थ्रेट है मार्केट के लिए बॉन्ड यील्ड? मैं नहीं कहूंगा, मैं क्यों कह रहा हूं ना ये बात, कि ये बॉन्ड यील्ड ना एक शायद एक तरफ से वो अमेरिका की जो कैपिटलिज्म है ना, वहां पे ये ट्रम्प को सबक सिखा रही है कि लाइन में आ जाओ, ओके, राइट। ये पॉज 90-डे पॉज भी आया था जब बॉन्ड यील्ड का स्पाइक हुआ था, याद होगा आपको, ठीक है। तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज निवेश के लिए नहीं, मगर सिग्नलिंग के लिए बॉन्ड यील्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये जो अमेरिका में राइज हो रहा है बॉन्ड यील्ड लॉन्ग टर्म का, वो यही सिग्नल कर रहे हैं कि द मार्केट वांट्स ट्रम्प टू सॉल्व द टैरिफ सिचुएशन जल्द से जल्द, इसको ये मत करो, तो वो डेफिनेटली इंपैक्ट होगा। तो ये ऐसा नहीं है कोई वरी के कारण हो रहा है। सेकेंड चीज ये है कि चाइना और जापान भी दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर अपनी बॉन्ड होल्डिंग्स। जापान के पास $1 ट्रिलियन से ज्यादा है, चीन के पास $800 बिलियन की अमेरिकन सिक्योरिटीज की होल्डिंग है, तो वो उसके ऊपर उसका एक तरह का उनका दबाव करने की कोशिश टैरिफ की नेगोशिएशन के वक्त में इसको भी एक अस्त्र मान के वो कर रहे हैं। एक तरफ वो अपना करेंसी को डिप्रिशिएट करने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ इसको बेचकर अमेरिका पर थोड़ी दबाव डालने की कोशिश करें। तो ये सब एक मैन्यूवरिंग है। मेरा नहीं मानना है कि अल्टीमेटली, देखिए मैंने बहुत से ये सब रिपोर्ट्स पढ़े हैं कि अमेरिका का जो एक्सेप्शनलिज्म चल रहा था, यानी अमेरिका की जीडीपी की शेयर ऑफ द वर्ल्ड एंड स्टॉक मार्केट शेयर ऑफ द वर्ल्ड में जमीन आसमान का फर्क है, राइट। तो ये था अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म की अमेरिका में ही सब जाके निवेश करे। अब पैसा अमेरिका से हटेगा बिकॉज दे रियलाइज के अब उधर हालत उतनी ठीक नहीं है, तो मगर लिक्विडिटी, क्योंकि कोई भी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की बात नहीं कर रहा है, तो लिक्विडिटी है, तो लिक्विडिटी विल फाइंड इट्स ओन लेवल। और बहुत से फॉरेन जो एक्सपर्ट्स है मैंने पढ़ा है उनकी कि अब इमर्जिंग मार्केट की ओर पैसा जाएगा क्योंकि ग्रोथ उधर ही दिख रहा है। तो ये एक्चुअली मैं समझता हूं कि अगर ये सच में निकला
तो इंडिया अव्वल नंबर पे होगी इस कैश को लेने में, वेरी क्लोज, फर्स्ट नहीं कहूंगा, सेकंड, क्योंकि ये होगा तो चाइना, क्योंकि चाइना की मार्केट बहुत सस्ती है अभी भी, और इसलिए उधर जो भी वो उधर स्टिमुलस करेंगे या ये ट्रम्प और चीन का जो नेगोशिएशन वो खत्म हो जाता है तो चाइना दौड़ेगी, इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। डेफिनेटली चाइना दौड़ेगी, बिकॉज वो दबी हुई मार्केट है और ग्रोथ तो है उधर, 3-4% की ग्रोथ दब गई है, इसलिए लोग ने मार्केट को गिराया उधर, मगर 3-4 वही कम ग्रोथ नहीं है, ओके। और 10 साल में वो चीन अमेरिका को जीडीपी में ओवरटेक कर लेगी। हम हमारी 4th रैंक की बात कर रहे हैं, अरे वो तो 1st रैंक पहुंच ही जाएगा। तो मेरा मानना है कि चाइना को एक हक जाएगा पैसा, पर इंडिया को भी आएगा, बिकॉज आफ्टर द लास्ट 3 मंथ्स इंडिया के बारे में कोई नेगेटिव खबर सामने नहीं आ रही है, चाहे वो वॉर को जीतना कुछ अच्छी तरह से, या फिर बजट में एक क्लियर कट मिडिल क्लास की ओर पैसा डलवाना, एट द सेम टाइम कैपेक्स के भी 10-11 लाख करोड़ की बात चल रही है, इस साल भी कैपेक्स की खर्चा, फिर इन्फ्लेशन भी आपको 3% पे सीपीआई आ गई, डब्ल्यूपीआई तो लेस देन 1% पे आ गई, आरबीआई ने भी लिक्विडिटी फैलाया और माहौल बन रहा है कि और एक रेट कट भी बने, आरबीआई ने ढेर सारा डिविडेंड भी गवर्नमेंट को दे दिया, और अप्रैल महीने के अगर जीडीपी के आंकड़े की बात करें, ऑफ कोर्स जीडीपी के आंकड़े जो आने वाले वो जनवरी फरवरी मार्च के है, मगर अप्रैल का जीएसटी कलेक्शन 12% ईयर ऑन ईयर हायर था, तो ये इंडिकेटर इकोनॉमी बॉटम हो गया। और अप्रैल मानते हैं कि अप्रैल में ऑलवेज एक ईयर एंड का कारण थोड़ा बढ़ता है, मगर ये ईयर ऑन ईयर है, यानी इस अप्रैल कंपेयर टू लास्ट अप्रैल, तो लास्ट अप्रैल भी वही चीज हुआ होगा, तो इसलिए मेरा एक 12-12.5% जीएसटी का बढ़ना अच्छी खबर है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, राइट। तो ये सब चीज आप देख, और तेल का दाम 75 से आगे 65 के नीचे, इंडिया जैसी 85% हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल में इंडियन मार्केट के बारे में बहुत पॉजिटिव्स है, और वही प्रॉब्लम क्या है ना, बिकॉज ये पॉजिटिव्स होने के कारण लॉन्ग टर्म एफआईएस इंडिया को नहीं सेल नहीं कर रहे, तो इसलिए मार्केट उतनी गिर नहीं रही है, समझे, क्योंकि खबर तो खाली बहुत इंटरेस्टिंग दे रहे, ये खबर की, ये न्यूज के लिए एक दाम है, वो दाम सस्ते नहीं है आज, वो तो मानना पड़ेगा, मगर फिर भी कोई सोचता है कि अरे यार ग्रोथ को मैं चेस करूंगा, तो अप्रैल टू सितंबर लास्ट ईयर की बात सोचे नीरज जी, एक बात, अप्रैल लास्ट ईयर अप्रैल की बात कर रहा हूं, मार्केट सस्ता नहीं था, यस, बट अप्रैल टू सितंबर क्या हुआ, मार्केट को महंगा बना और महंगा बना और महंगा बना, जब सितंबर में आता तो यही तो मेरा अच्छे जगह और भी महंगा होने वाला है, एग्जैक्टली सर, यही मेरा क्वेश्चन भी, देखिए आपने बहुत अच्छे से समराइज किया कि पाकिस्तान वाला वॉर हमने जीत लिया, सेटल हो गया, टैरिफ वॉर का संकट उतना है नहीं है, वो खत्म हो गया, कच्चा तेल $60-65 पे झूल रहा, वो हमारे फेवर में है, ब्याज दरें कटनी शुरू गई, वो हमारे फेवर में है, जीडीपी चल रही, वो हमारे में, मतलब सारी अच्छी खबरें आ रही हैं। लेकिन जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं तो उस समय निफ्टी का मल्टीपल है 22.6, और जब वो 26,243 में था तब वो 24 के आसपास हो सकता है। तो जो बात आपने एकदम लास्ट सेंटेंस कहा ना कि और महंगा होगा और महंगा होगा, और फिर वो एक पता नहीं, मतलब उसको कैसे समराइज किया जाए कि यहाँ से आगे की जो जर्नी है बहुत रिस्की होने वाली है क्या, कि महंगे में महंगा होता जा रहा, फिर लोग आगे कहने लगेंगे साहब बहुत महंगा हो गया मार्केट। देखिए दो बातें इसमें, महंगा होने के बाद सस्ता होगा, ओके ओके, और सुनिए मेरी बात पूरी, और ये सस्ता होगा इसलिए नहीं कि मार्केट गिरेगा, ओके, कैसे सस्ता होगा, क्योंकि ये अर्निंग सीजन में मैंने देखा कि ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स में विदाउट बारिंग एनीबॉडी, सभी कंपनी के जो गाइडेंस नंबर्स थे वो बहुत पेसिमिस्टिक थे, क्योंकि टैरिफ का माहौल था, हर एक को डाउट था कि टैरिफ के कारण मेरी ऑर्डर बुक कैसे दिखने वाली है, कैसे होगा, तो सब लोगों ने एक क्या कहते ना दब के बजाया, अपना जो बैंड बाजा उन्होंने ज्यादा बजाया नहीं, एक कंजर्वेटिवली बजाया, और इसीलिए 1 ईयर फॉरवर्ड पी की बात करें, आज 10 या 12% की ग्रोथ की बात हो रही है निफ्टी की भी, और मिड कैप में थोड़ी अच्छी है, स्मॉल कैप में थोड़ी कम है, मगर
उस फॉरवर्ड गाइडेंस कम होने के कारण मार्केट महंगी है। समझ रहे आप? मैं जो पी कह रहा हूं फॉरवर्ड पी की बात कर रहा हूं ना। तो जब तक आपको अगले क्वार्टर, और मेरा मानना है कि नेक्स्ट क्वार्टर और उसके अगले क्वार्टर में एक्चुअल अर्निंग्स कंपनीज की जो बाहर निकलेगी वो कंसेंसस और गाइडेंस से बेहतर निकलेगी, तो ऑटोमेटिकली आपको एक रिवीजन हो जाएगा फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। सेकेंड, ये मैं 2 क्वार्टर की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जैसे सितंबर आ जाए यानी अक्टूबर 10 से सेकेंड क्वार्टर की अर्निंग्स आते हैं, मार्केट का ध्यान FY27 पे चला जाता है। करेक्ट। अभी FY26 को हम डिस्काउंट करना नहीं, सॉरी FY20, अभी FY27 को वो समझे कि ना 1 साल का एक शिफ्ट होता है, तो उस अगले साल का इवन 10% का ग्रोथ मान लीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको मार्केट सस्ता लगेगा ना। यस, 1 ईयर फॉरवर्ड। तो मेरा मानना है कि टिल सितंबर ये मार्केट लास्ट अप्रैल टू सितंबर को रिपीट करेगा और उसके बाद सस्ता होगा, क्योंकि अर्निंग्स की गाइडेंस के कारण आपको फॉरवर्ड पी का रिवीजन हो जाए, फॉरवर्ड अर्निंग्स का ईपीएस का रिवीजन होगा, तो मार्केट फिर भी आपको सस्ते नहीं कहूंगा, इंडियन मार्केट कभी सस्ता नहीं होगा नियर फ्यूचर में, उतनी महंगी नहीं होगी, कम महंगी होगी। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अब एक्चुअली निवेश करने का वक्त है, क्योंकि ये वैल्यूएशन से डर के जिसने भी मिस किया तो वो ही बाद में वो पछताएंगे। ओके, सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज सस्ता नहीं है फिर भी जाके खरीदारी करो, तो बोल्ड थिंग। तो क्या खरीदारी है ना। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि इस समय जो नहीं खरीदेगा वो दिक्कत में आएगा। अब आप तो जो इस इंडस्ट्री से आए म्यूचुअल फंड से, बहुत सारे म्यूचुअल फंड 15-20% कैश लेके बैठे हैं, वो खरीद नहीं रहे हैं। क्या वो गलती कर रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या वाकई अब बहुत सारे मैं पर्सनली भी जानता हूँ HNI टाइप के लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे, वो भी नहीं लगा रहे हैं पैसे, उनको लगता है कि नहीं यार अभी वेट करना चाहिए थोड़ा। क्या वो लोग गलती कर रहे हैं अभी? यस, बट मैं म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने मई के आंकड़े वेट कीजिए। मेरा मानना है कि इस महीने म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने पैसा लगाना शुरू कर दिया है। ओके, क्योंकि आंकड़े अभी मई एंड का बाहर निकला नहीं है, मगर हर रोज आप देखें डोमेस्टिक खरीदारी, क्योंकि इसमें एक ही ट्रिक है, आप जब भी मिड एंड स्मॉल कैप में एक पॉजिटिव देख रहे हो, जैसे आज भी हुआ था, शायद आज भी देखो निफ्टी में थोड़ी नेगेटिव थी, मिड कैप की पॉजिटिव थी। ऐसी चीज कब होती है? जब डोमेस्टिक्स खरीदते हैं, राइट। तो मेरा मानना है कि डोमेस्टिक्स ने इस मई महीने में, आंकड़े आने के बाद ही मेरी पॉइंट प्रूव होगी कि सच है कि नहीं, मगर धीरे धीरे डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने अप्रैल का जो पीक कैश बैलेंस था अप्रैल एंड का, उसको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है इस महीने। इसीलिए एफआईएस थोड़े आगे पीछे चल रहे हैं, फिर भी मार्केट 25,000 के पास अटक के निकल रहा है उसी में। तो मेरा मानना है कि फंड मैनेजर्स ने धीरे धीरे अभी पैसा डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है, मगर HNIs नहीं कर रहे हैं। यू आर राइट, ओके। और वो डेफिनेटली, क्योंकि क्या है ना, एक बार वो अप्रैल टू सितंबर लास्ट ईयर देख के गिरावट आई तो डर गए ना, तो वापस मैं क्यों ऐसी स्थिति में हूं। तो ये नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है, और दे विल रिग्रेट। और कुछ लोग ऐसा करेंगे कि आज नहीं खरीदेंगे, कल नहीं खरीदेंगे, परसों खरीदेंगे। जो आज खरीद सकते थे और खरीदेंगे। और देखिए, और इसके मैं और एक चीज कह रहा हूं, मेरा सबसे बड़ा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट में और एक उछाल, वो है जिस दिन फेज 1 ऑफ द BTA अनाउंस होता है। ओके, BTA अभी 2 फेज में होगा, क्योंकि पूरी मैटर मेरा ये समझ है कि पूरा का पूरा जो आइटम्स है डिस्कस करने के लिए वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इतना डिस्कशन हो रहा है कि दे आर नॉट एबल टू कम टू अ फाइनल पॉइंट। ओके, तो इसीलिए दे 90 डे पॉज जो जुलाई 9 को खत्म होता है ना, उसके अंदर एक फेज 1 पे, जहां पे उनकी एक गठबंधन है, जहां पे अंडरस्टैंडिंग है, उसका रिलीज कर देंगे और कहेंगे कि बाकी का बाद में। तो ये 2 फेज में शायद इस बार BTA रिलीज होगा हमारा। तो एक जुलाई 9 के पहले होगा और दूसरा प्रॉब्ली अगस्त सितंबर तक सब ठीक होगा। बट ये जो जब क्लैरिटी मिलती है,
तब ये साइडलाइन में बैठा हुआ पैसा सब अंदर आ जाएगा, तो मार्केट नहीं ऊंचाई, राइट। तो वही खाली एक अनसर्टेनिटी है आज किसी के मन में। देखो, अरे बीटीए कैसे, बीटी क्यों, अरे चाइना के पास अभी गठबंधन हो गया तो क्या हमारे लिए नुकसान है? अरे हम कभी चाइना के साथ compete नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म में, हमें 5-10 साल लगेंगे। चीन की जो प्रोडक्शन हमारी तरफ, अरे आईफोन ये सब बातें छोड़िए, वो सब असेंबली की बात है, बट रियल मैन्युफैक्चरिंग, रियल फार्मा का एपीआई, रियल केमिकल्स में वो जो शिफ्ट चाइना +1 है ना, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। और मेरा ये भी है कि गवर्नमेंट ने ये पीएलआई स्कीम को बरी करेंगे, अभी एक कंप्लीटली न्यू स्कीम लॉन्च करेंगे, क्योंकि पीएलआई का हो गया 5 साल तो हो गया, अभी वो इसको डाई अडॉप्ट करेंगे, उतना सक्सेस नहीं हुआ, मिक्सड बैग ही था, खाली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में सक्सेस हुआ। तो एक नई स्कीम लॉन्च करेंगे, बट चाइना +1 को इंप्लीमेंट करने में 5-10 साल लगेंगे। तो चीन के साथ जो गठबंधन कर रहे हैं उसके लिए हमारे नुकसान होगा नहीं है, क्योंकि हमारी बात कंप्लीटली अलग है। जो आज हमारे स्ट्रेंथ है, जैसे लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल, लेबर, सॉफ्टवेयर, इसी को हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और अमेरिका को भी कुछ हमें देना होगा। तो मेरा मानना है कि वो बीटीए है जो ट्रिगर, जो साइडलाइन में जो भी पैसा बैठा है उसको अंदर लाएगी, और मार्केट जरूर एक नए हाइस को पहुंच सकती है। बहुत सारे लोग बीटीए का इंतजार कर रहे होंगे या ना करें, और आपने एक बात कही कि रिग्रेट करेंगे जो लोग नहीं लगाएंगे पैसे। तो लोग रिग्रेट ना करें तो पैसे लगाएं कहाँ? एक अब ऐसे बाजार में सब बहुत एक सवाल ये उठता है कि पैसे किधर लगाएं। कैप के हिसाब से तो आप जो भी आप बताना चाहें, क्या बायलैटरल ट्रेड को ध्यान में रखते हुए दिमाग में, और इंडिया की जो अपनी स्टोरी है उसको ध्यान में रखते हुए आप कुछ सुझाव दे सकते हैं कि साहब पैसा अगर मान लो कोई इस शो को देख रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं बात तो सही है, रिग्रेट क्यों करें, चलो थोड़ा थोड़ा डिप्लॉय करना शुरू करें, तो वो कहाँ करें, कौन से सेक्टर्स में करें, किस तरीके से अपने पैसे को डिप्लॉय करें? तो मेरा ये मानना है कि एक 65% आप डोमेस्टिक ओरिएंटेड पे करें, जहां पे एक सेफ्टी का एलिमेंट है, ओके, और 35% आप एक्चुअली एक्सपोर्ट रिलेटेड, टैरिफ रिलेटेड में रिस्क ले, ओके। और टैरिफ रिलेटेड में क्यों मैं बोल रहा हूँ रिस्क ले, बिकॉज उधर पे ही आपको कुछ पैसा अच्छा बनने का है, मगर 1 या 2 फेलियर हो सकते हैं, बिकॉज हर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट जीत नहीं सकती है बीटीए में, ये बात याद रखना जरूरी है। कहीं पे अमेरिका को कुछ देना होगा, और वहां पे जो अमेरिका को देते हैं वहां पे हमारी इंडस्ट्री में नेगेटिव होगा। ये कौन से सेक्टर में जीत आएगी, कौन से में हार आएगी, आज कहना मुश्किल है। मेरा अगर देखें तो लेबर ओरिएंटेड गवर्नमेंट हाथ नहीं छोड़ेगी, बिकॉज वो सबसे बड़ा मुद्दा है गवर्नमेंट के सामने। तो मेरे ख्याल में लेदर और टेक्सटाइल्स और इस चीज में गवर्नमेंट जरूर गिव अप नहीं करेगी। और दूसरा एग्रीकल्चर, क्योंकि वो सेंसिटिव चीज है, उस पर थोड़ा ध्यान रखेगी गवर्नमेंट, ओके। तो मगर ये सब कहना मुश्किल है, इसलिए मैं उधर थोड़ा डाइवर्सिफाई करना की कोशिश करूंगा कि सभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्पेसेस में आप एक्सपोजर ले। हाई रिस्क है मगर रिवॉर्ड भी हाई हो है, क्योंकि जो भी उधर विनर होता है वो विल मेक अप फॉर योर लॉसेस, ओके। तो वो 35% आप एक्चुअली टैरिफ रिलेटेड सेक्टर में रिस्क ले। वेरी इंटरेस्टिंग सर। एक बात इसमें सेफ्टी पे मैं कह रहा हूँ, वह है जहां पे डोमेस्टिक स्टोरी आपको क्लियर कट दिखती है। जैसे हमने बताया ना कि 1 लाख करोड़ का टैक्स का गिव अवे है, और रेट कट भी आएगा तो ईएमआई कटेगी। तो ईएमआई कटेगी को किस सेक्टर को बेनिफिट आएगी वो देखेंगे। तो मेरे लिए रियल एस्टेट, क्योंकि एक ईएमआई का मैक्सिमम लेवरेज रियल एस्टेट में आता है घर खरीदने में, राइट। और ऑटो, क्योंकि ऑटो में सपोर्ट क्या होता है कि एक अच्छी मानसून की खबर के कारण आपको 2 व्हीलर और एंट्री लेवल गाड़ियां की शायद बढ़ेगी। एट द सेम टाइम ट्रैक्टर का भी थोड़ी शो अच्छी होगी बिकॉज ऑफ द मानसून। और उसके साथ आपको गाड़ी में भी एक 3 से 5 साल का लोन लेते हैं ना, तो थोड़ा आपको उधर भी एक ईएमआई का इम्पैक्ट होगा, एक छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी खरीदना, ऐसा, राइट। और तीसरा, कंज्यूमर ड्यूरेबल में ये जल्दी मानसून आने का खबर अच्छा नहीं है एयर कंडीशनर के लिए। लेकिन अभी बहुत ज्यादा आ रहा है, दिन भर ऐसे ही चल रहा है, गर्मी। करेक्ट। तो मेरा मानना है कि रियल एस्टेट और ऑटो प्रोबेबली एक सेफर सेक्टर है, और उसमें ऑटो 2 व्हीलर की 4 व्हीलर, 2 व्हीलर एंट्री लेवल, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर एंट्री लेवल की, वहां पे ही गैप बहुत है।
क्योंकि एक के शेप्ड रिकवरी के कारण वहां पे ग्रोथ नहीं था, बट होपफुली इस मॉनसून और इस 1 लाख करोड़ का टैक्स गिव अवे से आपको एक बॉटम एंड, जो भी स्कूटर खरीदने वाला था वो एक एंट्री कार की सोचेगा आज, वो एक शिफ्ट आपको इस टाइम में दिखने की एक चांसेस है। तो एक मैं वो कहूंगा कि रेट सेंसिटिव सेक्टर्स एक सेफर प्ले, डोमेस्टिक ओरिएंटेड है, टैरिफ का उतना असर नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैंक्स उसी में शामिल होते हैं। और बैंक्स में चीज क्या है, एक होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर एनबीएफसी और छोटे मोटे जो गोल्ड लोन एनबीएफसी, और फिर यू हैव द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एंड देन यू हैव द सेविंग साइड ऑफ द बीएफएसआई स्पेस ना, जैसे स्टॉक मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, या फिर अपना वेल्थ मैनेजर्स, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, ये सब है ना। सर मैं अगर आपकी जो बात को समझा, बहुत सही बात आपने की, इसको मैं समझाता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन भी इसी को रिफ्रेश करता हूँ। आपने कहा कि 60% पैसा आपको वहां लगाना चाहिए जहां डोमेस्टिक इकोनॉमी है, और 30-35% आप उसमें लगा सकते हैं जहां पे चीन का कुछ लेना देना हो सकता है। यानी अब अमेरिका और चीन के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा है, ये लंबा चलेगा, भले ही बीटीए हो जाए उसके बाद भी लंबा चलेगा। उसके बीच में भारत को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, क्योंकि चीन से लड़ना इतना आसान नहीं है, वो बहुत बड़ी ताकत है, $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो जहां पे उनका दखल है या जहां पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत पावरफुल है, वहां ज्यादा उछल कूद मत करिए, डोमेस्टिक पे ज्यादा रखिए, उधर थोड़ा रिस्क लीजिए कि अगर किस्मत चमक गई तो बहुत पैसा बन जाएगा, नहीं तो इधर से कवर हो जाएगा। तो क्या ये समझा जाए कि जो डोमेस्टिक में आपने आखिरी में एक बात कहा, बैंक एंड एफएसआई जो मोस्ट सिक्योर्ड है, जिसमें चीन वीन कुछ नहीं कर सकता, ये खाली भारत में ही चलेगा, तो बैंक एफएसआई उस पर ध्यान देना चाहिए। और आईटी सेक्टर में इवेंचुअली एआई की वजह से कॉस्ट कटिंग होगी, मतलब नौकरियों के लिहाज से बहुत खराब होगा वो, कि लोगों को कम जॉब मिलेंगी, टीसीएस कम भर्ती करेगा, लेकिन उनकी मार्जिन बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि वो डील्स नहीं होंगी और एआई की एमएल के डिसरप्शन की वजह से। तो क्या ये दो सेक्टर को ध्यान दे सकते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल, मेरा आईटी में भी मैंने अपना सोच बदल दिया है। कुछ महीनों पहले तक मैं नेगेटिव था क्योंकि माहौल ठीक नहीं था, बट अब मैंने देखा ना 6 महीने में अगर 16% का अंडर परफॉर्मेंस है आईटी का, राइट। और जब ये बीडीए की न्यूज सामने आएगी तब एफआईएस वापस आएंगे, तो वो जरूर आईटी में खरीदारी करेंगे। तो मेरा है कि आज आईटी एक वैल्यू पिक है, और क्योंकि और वैल्यू मेरे लिए इसमें इसलिए बनता है कि एक पास परफॉर्मेंस नहीं है, सेकंड मैं कह रहा हूं कि आपको आज खरीदना चाहिए जो चीज कल दिग्गज एफआईएस खरीदेंगे, एग्जैक्टली, राइट। तो उनके पहले आपको जाके खरीदना है, राइट। जब एफआईएस आएंगे वापस तो डेफिनेटली आईटी को खरीदेंगे, क्योंकि उनको ना एक इमर्जिंग मार्केट के अंदर जो अनसर्टेनिटी होती है, ये कंपनी क्या फालतू कंपनी है या मुझे चोर बना रही है, क्या क्या बना रही है, आईटी के बारे में उनके क्लैरिटी होती है, क्योंकि सभी बायर्स उनके कस्टमर है। तो उनका एक काउंटर चेक, इन्फोसिस कहता है कि मेरा ये कंपनी उधर वॉलमार्ट खरीद रहा है, तो उसको पता है वॉलमार्ट से वो कितना इन्फोसिस को ऑर्डर दे रहा है, तो क्या नहीं है, कंप्लीट क्लैरिटी है। तो एक सर्टेनिटी चाहिए उनको एक रिस्की मार्केट में, इसलिए आईटी उनकी फेवरेट होती है। तो इसलिए मैं आज आईटी खरीदूंगा प्योरली फ्रॉम द फैक्टर कि अल्टीमेटली एफआईएस की वापसी होगी जब बीटीए क्लियर होती है और इंडिया का क्लैरिटी होता है, तब जाके डेफिनेटली आपको वो आईटी खरीदेंगे। तो ये 16% का अंडर परफॉर्मेंस अगर इवन 8% का अंडर परफॉर्मेंस बन गया तो समझिए आपको 8% तो रिटर्न तो बन गया। तो मेरा आईटी में जरूर अब एलोकेशन आने का वक्त आ गया है, आईटी में डालना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत ही ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जो आपने आखिरी में कहा ना कि चीन वाला जहां पे है थोड़ा सा कम करो, डोमेस्टिक पे फोकस करो और उससे फायदा बनेगा। एक सर और घटना होने वाली जो अपना जीडीपी का नंबर आने वाला है, क्या आपको एक्सपेक्टेशंस है, कैसा रह सकता है? देखिए क्यू ऑन क्यू बेटर रहेगी, क्योंकि ये जनवरी फरवरी मार्च की बात कर रहे हैं आप। तो जुलाई अगस्त सितंबर में 5.4 था, और अगस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आई थिंक 6.1 या 2 था, राइट। तो डेफिनेटली अभी उससे बेहतर आएगा, 6.3 6.4 जरूर आ सकता है क्वार्टर 4 का। मगर वो मैं क्यों कह रहा हूँ, सिंपल सी बात है ना कि ईपीएस ग्रोथ इज अ प्रेडिक्टर ऑफ जीडीपी, क्योंकि ईपीएस पहले आ जाता है फिर जीडीपी आती है ना।
तो उस राइट। क्वार्टर में भी आप देखें, अगस्त सितंबर अपना जो क्वार्टर का 5.4% का जीडीपी ग्रोथ आया था, सब हैरान हो गए थे, अरे कैसे गिर गया, अरे ईपीएस ग्रोथ उस क्वार्टर का इतना खराब था, क्यों ये प्रेडिक्ट नहीं किया। तो ईपीएस इज लीड इंडिकेटर ऑफ जीडीपी ग्रोथ, और इस क्वार्टर में दो ईपीएस ग्रोथ हैज बीन डिसअपॉइंटिंग, सीक्वेंशियली इट हैज बीन बेटर। करेक्ट तो करेक्ट, बिल्कुल सही सीक्वेंशियली बात। जीडीपी भी बेटर होगी, राइट। तो वही मेरा है कि इकोनॉमी एक मेंड है, और अप्रैल का जो जीएसटी का नंबर बताया वो साफ बता रहे कि अगले क्वार्टर का जीडीपी और भी बेहतर आएगा, राइट। क्योंकि अप्रैल का जीएसटी का नंबर उस जीडीपी में नहीं होंगे ना। हम्म। तो मेरा मानना है कि सीक्वेंशियली जीडीपी विल बी बेटर, बट पूरे साल का ग्रोथ वुड हैव बीन अ बिट डैम्प, बट अगले साल की आउटलुक के लिए अच्छी होगी खबर। वी शुड अगले बाउंस साल के बैक। मैं So तो sequentially Q4 में अगर 6% को क्रॉस करे तो आई विल बी हैप्पी। मैं तो 6 से क्वार्टरली ऊपर जीडीपी में, कह रहे हैं आप कि फुल ईयर की जीडीपी की बात कर रहे हैं? क्वार्टरली क्वार्टरली Q4 के लिए, Q4 हाँ, के क्वार्टरली तो हो जाएगा। हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बजट में जो बाकी खर्चा था उसको कर दिया होगा ना, क्योंकि मार्च के अंदर उस खर्चे को खत्म करना है। जो प्रीवियस हाँ। बजट का था नंबर, उसको ऑर्डर भरा भरा के कर देंगे ना, इसीलिए आपको जीएसटी सब कलेक्शन अच्छी आई अप्रैल में। करेक्ट, नहीं नहीं नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये स्थिति बन रही है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझा कि नहीं खरीदेंगे आप तो आपको पछतावा हो सकता है, लेकिन खरीदने में क्या खरीदना ये थोड़ा ट्रिकी है। वो आपको वेल एक्सप्लेन किया गया कि आपको कहाँ फोकस करना है। और दो चीजें सर ने और कही कि बीटीए यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो होने हैं, उसका पहला दौर आपको जून मिड में सुनाई दे देगा। दो जुलाई फेज में होगा, जुलाई पहला जुलाई मिड पहला मनोज जी, जुलाई 9 सर को है ना, फर्स्ट, 90 डेज, हाँ तो उसके फर्स्ट पहले हो फेज, जाएगा। जून हाँ मिड में फर्स्ट होगा फेज, या कब होगा पता नहीं, पर उस हाँ 90 मतलब डेज मिड के अंदर जून हो के जाएगा। आसपास। करेक्ट, तो फर्स्ट फेज मिड जून या थर्सडे के आसपास, सेकंड वाला उसके बाद में होगा। तो वो चीज भी सेटल होती हुई चलेगी। तो सारी परिस्थितियां इस समय काफी अच्छी दिख रही हैं। और एक बात बहुत अच्छी सर की मुझे लगी कि भारत का बाजार थोड़ा महंगा है और महंगा ही रहेगा, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी वैसे ही थोड़ी महंगी ट्रेड होती है, और भारत का तो वैसे ही, भारत कभी और बहुत इसका सस्ता बाजार और कभी एक रहा कारण नहीं। है नीरज जी, कारण ये है कि डोमेस्टिक निवेशक डर नहीं रहे हैं इस बार। म्यूचुअल फंड की एसआईपी की बुक इस वॉलिटिलिटी में भी आपने देखा कि अभी लाइफ टाइम हाई पे है 26,000, यानी वो डर नहीं रहे। और अगर खबर अभी अच्छी आ रही है तो वो गिरने का Right. कोई गुंजाइश नहीं है। तो फंड मैनेजर को पैसा आएगा तो खरीदना ही है ना, कितना कैश बैलेंस बढ़ाएंगे भैया। अंडर परफॉर्मेंस का इश्यू खड़ा हो जाएगा अगर 2 दिन तक नहीं खरीदेंगे वो तो। क्या हो रहा है जी, पिछली बार जब फंड मैनेजर्स ने अप्रैल तक, मैंने कहा ना कि कैश बैलेंस रेज किया था, वो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा था क्योंकि मार्केट के गिरावट से प्रोटेक्ट किया था फंड मैनेजर्स, राइट। अब मार्केट बढ़ रही है रिलेटिवली फ्रॉम दैट सितंबर टू मार्च फॉल, मार्केट स्टडी है, राइट। तो अब वो कैश ज्यादा रखने से दे विल अंडर परफॉर्म द बेंचमार्क। तो इसलिए फंड मैनेजर को भी जब उनको क्लियर कट दिख रही है कि वॉलेटाइल है, मार्केट गिर रही है, तो कैश बैलेंस रेज करके वो एक्चुअली एनएवी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी चीज उसने किया। बट अब माहौल ऐसा नहीं है, तो अब वो ज्यादा कैश रखेंगे तो दे विल अंडर परफॉर्म द बेंचमार्क, तो वो एक्चुअली तो उनको ये करना ही पड़ेगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत रही, जो बहुत सारी उलझन मन में लोगों की इस समय चल रही थी, वेल एक्सप्लेन्ड है। और जिन लोगों की शिकायत रहती कि आप ये नहीं बताते कहाँ पैसा गया, हमने वही बता दिया आपको। अब थोड़ी मेहनत आप कर लो कि इतना नजदीक पहुंचा दिया है कि आप खुद ही ढूंढ लो उसमें कहाँ आपको क्या बाइंग अगर करनी तो आप आराम से कर सकते हैं। तो सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया आपसे बातचीत करके, ऑलवेज प्लेजर। मतलब आपसे बात करके ना बढ़िया सारे नए पर्सपेक्टिव मिल जाते हैं। और सिंगापुर से भी आप जब लौटेंगे ना इंडिया, तो हम एक बार फिर बात करें, देखें उधर क्या चला, थोड़ा एफ आई थोड़ा उधर मिल मिला के आइए, देखिए उनके यहाँ क्या चल रहा है, पार्टी वार्टी करके। बहुत लोग उधर भी रहते हैं, तो हम लोग वो विल भी डिस्कस करेंगे। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सब लोगों को इतना ज्ञान देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।